Good morning, all of you. Today we will discuss about laws of forces. That is your second chapter of applied mechanics. So in this chapter, we will study about the definition of forces, explain the types of forces, application and effects of forces. Then we will study about the force system and various laws of forces. That is triangle law of forces, parallelogram law of forces, and moving forward to next one, that is parallelogram law of forces and polygon law. So you can see a person which is pushing a box and applying force in order to move that box. So with the help of this example, we can understand the application of force. With the help of force, we can move the box, or even we can stop the box if a box is moving. So chapter name is Laws of Forces. This chapter deals with the definition of force, types of force, its effects and characteristics, along with various law of forces. Like we have already discussed the polygon law of forces in applied mechanics lab. So first we will discuss about Newton's law. Everybody continues in its state of rest or its uniform motion in a straight line until or unless it is compelled to change that state by external forces acting on it. So Newton's want to say that if a body is in a state of rest or is in a motion, it will remain in the state of rest or in motion until unless an external force is applied to stop the body or order to move the body. ठीक है, तो आपको बेसिकली न्यूटन लॉ से क्या पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो है आपकी वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी या फिर वो मूविंग पोजीशन में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है जी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में पड़ी रहे, ठीक है, तो वो रेस्ट पोजीशन में ही पड़ी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि वो मूव करे तो वो तब तक नहीं मूव करेगी जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड ना करें। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये बॉक्स क्या है, रेस्ट पोजीशन में पड़ा है, पर जब हम इसको मूव करना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन एक एफ फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है ताकि इस बॉडी की जो कंडीशन है उसको वो चेंज कर सके। ठीक है। तो अगर आप किसी भी बॉडी की बात करते हो, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। उसकी पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। ठीक है। तो न्यूटन लॉ से हमें ये पता चला कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते वो बॉडी अपनी उसी कंडीशन में रहेगी जिस कंडीशन में वो है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो चाहे वो मोशन में। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को न्यूटन्स लॉ के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी कि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फोर्स। तो बेसिकली हमने सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोर्स होती क्या है। तो फोर्स क्या है? फोर्स may be defined as a push or pull which produces or tends to produce a change in the state of rest or uniform motion of a body or change in the direction of motion of the body. तो बेसिकली फोर्स क्या है? या तो वो पुश फोर्स होगी या पुल फोर्स होगी। ठीक है। या तो आप धक्का दे रहे हो या तो उसको खींच रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उस पुश फोर्स से या पुल फोर्स से क्या होगा, या तो आपकी बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है। या फिर अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है जी। तो हमें बेसिकली क्या पता चला कि फोर्स क्या होती है, या तो वो पुश फोर्स होती है या पुल फोर्स होती है। तो उस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या आता है, एक चेंज आता है। चेंज किस हिसाब से होगा, या तो आपकी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मोशन में आ जाएगी। अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी बॉडी मोशन में है, आप किसी और डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उस बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली फोर्स क्या है।
फोर्स क्या है, एक पुश या पुल, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आता है, या तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी या मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, या आपकी जो बॉडी वो जो मोशन में जा रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको फोर्स क्या होता है क्लियर हो गया होगा सभी को। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई एक बॉल है जो रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई, तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा क्या होगा, वो बॉडी क्या आ जाएगी, मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर मैंने फोर्स लगा दी, ठीक है, यहां से मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दी, ठीक है, तो जब ये फोर्स अप्लाई होगी तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो आपकी बॉडी है यानी ये जो बॉल है ये मूव करनी शुरू हो जाएगी। तो पहले कौन सी पोजीशन में थी, ये रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे ही मैंने एफ फोर्स अप्लाई की आपकी बॉडी मूव करनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि सपोज यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेटल की बॉडी है ये, ठीक है, सपोज ये 50 kg की है और जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इसको मूव नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ये अपनी उसी पोजीशन में रहेगी, मूव नहीं हो पाएगी। तो ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर कि आपकी बॉडी मूव होगी या नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा सभी को। तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आप सभी ने क्रिकेट मैच देखे होंगे, तो क्रिकेट मैच में जब कोई बॉल आती है और फील्डर क्या करता है, उस बॉल को कैच करता है। कैच करने का मतलब क्या है कि बेसिकली वो फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो जो बॉल मोशन में है उसको वो, तो बेसिकली अगर कोई फील्डर कैच कर रहा है बॉल को तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए ताकि उस बॉल के मोशन को वो रोक सके, ठीक है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बॉल को अगर हम एफ फोर्स से हिट करते हैं तो वो रेस्ट से मूविंग में कंडीशन में आ जाएगी। और जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो फील्डर कैच कर रहा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस लिए, ताकि उस बॉल के मोशन को वो रोक सके। तो जो बॉल मूव कर रही थी जब फील्डर ने कैच कर दिया तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गई, तो फील्डर ने क्या किया, फोर्स अप्लाई करी ताकि उस बॉल को वो रेस्ट पोजीशन में ला सके, ठीक है जी। तो आई होप आपको फोर्स का एग्जांपल समझ आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो एग्जांपल दिए हैं फोर्स के। सबसे पहला है पुश फोर्स। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो ग्रास कटर मशीन के ऊपर पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो ग्रास कटिंग कर सके, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, पुश फोर्स अप्लाई हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ अ पर्सन हु इज पुलिंग अ कार्ट कैरिंग सम बुक्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक छोटी सी कार्ट है जिसके ऊपर बुक्स पड़ी हुई है। तो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि उस कार्ट को वो खींच कर लेकर जा सके। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, पुल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली फोर्स क्या होती है, या तो वो पुश हो सकती है या पुल हो सकती है, जिसकी वजह से कॉजिंग स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन और चेंज इन डायरेक्शन। तो इन तीनों में से कुछ भी कर सकता है फोर्स, या तो उस पर्टिकुलर जैसे ये चीज है इसकी स्पीड बढ़ा दी इसने पुश फोर्स लगाकर, ठीक है। स्लोइंग डाउन अगर वो थोड़ा रेजिस्ट करे, जैसे मैं फुल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा अप्लाई ना करूँ फोर्स तो स्लो डाउन भी कर सकता हूँ मैं। और जैसे ये काट है मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाकर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्कस विद अनदर पर्सन एट योर टेबल अबाउट व्हेन यू यूज द फोर्स टू डू सम टाइप ऑफ वर्क। तो आप अपने घर पर या आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो कि लास्ट टाइम आपने कब फोर्स अप्लाई करी ताकि आप जो भी है कोई वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप किसी रूम में बैठे हो जहां पर आपने कमरा बंद किया हुआ है, तो जैसे ही आप उस दरवाजे को खींचोगे तो आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फुल फोर्स। और अगर आप किसी बंद दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर जाना चाहते हो तो आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पुश फोर्स। तो आई होप आप सभी को पुश पुल फोर्स में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो भी पता चल गया। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड।
तो बेसिकली मेजरमेंट किस हिसाब से होती है? फोर्स की। तो measurement of force in SI system. In SI system, mass is measured in kilogram, distance in meter, and time in seconds, which are the same as used in MKS unit. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो SI सिस्टम है वो होता क्या। तो like we have already discussed in chapter number 1 that SI system stands for International System of Units. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और जो आपका टाइम है वो मेजर करते हैं सेकंड में। तो सिमिलरली यही जो क्वांटिटीज हैं हम यूज करते थे एमकेएस सिस्टम। ठीक है जी। तो जो एमकेएस सिस्टम है उसमें हम जो फोर्स की यूनिट है वो कंसिडर करते हैं किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। वेट इन एसआई सिस्टम जो यूनिट है हमारा वो है न्यूटन यानी कि कैपिटल एम। तो न्यूटन बेसिकली होता क्या है, अगर आप 1 kg वेट को 1 मीटर के डिस्टेंस तक लिफ्ट करते हो तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या होती है? 1 न्यूटन। ठीक है जी। तो आई होप मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम के रिगार्डिंग आपको पता चल गया होगा। तो बेसिकली हमने क्या क्या याद रखना है कि एसआई सिस्टम में जो आप यूनिट मेजर करते हो इसमें मास आपका किसमें मेजर होता है? किलोग्राम में, जो टाइम है वो सेकंड में, और डिस्टेंस मीटर में, और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एल के साथ रोटेट करते हैं। अगर बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की तो उसमें जो आपके फोर्स के यूनिट होते हैं वो होते हैं किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स। तो आई होप आपको ऐसे यूनिट्स पता लग गए होंगे फोर्स के। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। तो फोर्स और जो आपकी फोर्स है या वेक्टर्स है बेसिकली उनके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो? सबसे पहला है आपका मैग्नीट्यूड। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 50 केजी या 100 न्यूटन या 24 ग्राम, जो भी ये 24 है या 50 है 100 है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और सेकंड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाइन ऑफ एक्शन। थर्ड आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि कौन सी लाइन को जो फोर्स है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। तो जो लाइन फॉलो कर रही है, जिस तरह फोर्स का एरो होगा तो वही लाइन फॉलो करेगी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि कौन से पॉइंट से आप फोर्स अप्लाई करें। और जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है सेंस और नेचर ऑफ फोर्स, यानी क्या आप पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हो या पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो वो आपको कैसे पता लगता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका एरो मूव कर। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में जो आपके पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड एग्जांपल ऑफ सम फोर्सेस वी विल डिस्कस दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का एग्जांपल आपको दिया है। इट मींस क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स दैट इट्स साइज, यानी एग्जांपल के लिए 100 न्यूटन और 200 न्यूटन। तो जो 100 न्यूटन है हमारे पास वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। 200 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। हमें क्वांटिटी बताई है कि कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप। 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, 50 न्यूटन या 100 न्यूटन। तो जो ये वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड। Moving forward to the next characteristic of force, that is direction. It means line of action, that is direction of the line along which it acts. तो किस लाइन में आपकी फोर्स जा रही है, किस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है, वो आपकी क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स इज दैट इज सेंस, यानी आपका एरो किस तरफ है, यानी वो पुश फोर्स अप्लाई हो रही है या पुल फोर्स हो रही है। Next characteristic of force is point of application. It means the point through which the force acts. Example के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये बॉक्स है तो इस पॉइंट से अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा ये जो एज है इस बॉक्स का। ठीक है, अब हम ये सभी कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको रफली जो है आइडिया लग गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सेंस ऑफ या नेचर ऑफ फोर्स क्या होती है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अब ये जो सभी एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं इसको हम एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए रिगार्डिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर बात करते हैं इस एग्जांपल की तो यहाँ पर एक पर्सन है जो एक
व्हीकल को पुश कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे इसके हैंड्स है यहाँ पर, तो यहाँ से इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्शन की, तो जो ये लाइन बनेगी इस एरो के साथ वो होगी इसकी लाइन। तो यहाँ पर आपकी पुश फोर्स है, ठीक है। अगर पुल फोर्स होती तो ये इस कार को खींच रहा होता। ठीक है। तो और क्या देखा था हमने, मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर बताया नहीं है कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को देखूं, हमने इस पर्सन को यहाँ पर प्रॉपर्ली बनाया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड कितना दिए आपको, 100 किलोमीटर। ठीक है जी। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स था आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये पर्सन बेसिकली कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 100 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बात आती है सेंस की, क्या वो पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है या पुल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो वी कैन फाइंड दैट दिस फोर्स इज पुश। ठीक है। तो सेंस और नेचर ऑफ फोर्स कौन सा आ गया आपका, पुश फोर्स आ गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आपका, जैसे आपको ये दिखाया होगा लाइन ऑफ एक्शन यानी डायरेक्शन कौन सा है, ये जो आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया होगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर है, जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करें। तो आई होप आपको जो करेक्टरिस्टिक्स थे चारों वो समझ आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एन एग्जांपल। ठीक है। तो सबसे पहला था आपका करेक्टरिस्टिक मैग्नीट्यूड। द सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड वन इज लाइन ऑफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स जो है वो फर्दर फॉलो करेगी डायरेक्शन को। और जो आपका सेंस है वो कौन सा है, पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप या पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो आई होप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में आपको जो चारों पॉइंट है वो समझ आ गए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So moving forward to next topic, that is representation of force. So force is represented in two methods. First one is vector representation and second one is cone notation. So first we will discuss about vector representation. With the help of a diagram, मैं आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फोर्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, हमने फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किए थे। तो ये आपका एक बेसिकली वेक्टर है जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि ये वेक्टर कितना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरा जो वेक्टर है वो 50 न्यूटन का। ठीक है। तो फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस मेथड से। एक मेथड तो आपका ये है, इसको मैं लेबल भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ये ए पॉइंट है और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर बी पॉइंट। ये आपकी आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी डायग्राम को मैं एक प्रॉपर वे में ड्रॉ करूं विद द हेल्प ऑफ ऑल द डायरेक्शंस अवेलेबल, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक एरो है, मेरे पास एक एरो है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और मेरे पास एक और एरो है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन मेरे पास एक और एरो है जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन एक मेरे पास एरो है जो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो मुझे सभी फोर्सेस को लेबल भी करना होगा। तो सपोज मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो है O, और जो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो कौन सा है, तो मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट है बी पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है सी पॉइंट। मेरे पास जो यहाँ पर पॉइंट है वो है ए पॉइंट। और जो मेरे पास लास्ट यहाँ पर एरो है वो है डी पॉइंट। ठीक है। आई होप आपको सभी एरोज विजिबल होंगे। तो मैं ये एरो दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है जी। तो अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है ओ ए, उसके बाद ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है। सपोज जो ओ है, ओ ए है वो है 10 न्यूटन, ओ बी है 50 न्यूटन, ओ सी है 60 न्यूटन और ओ डी है 30 न्यूटन।
तो इस वे में जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो ये होती है आपकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो फोर्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एरो, ये डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है और ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तरीका आपका ये है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और जो आपका दूसरा तरीका है वो कौन सा है, गो नोटेशन। तो गो नोटेशन में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो सपोज मैंने एक एरो बना लिया और अगर मैंने इसको लेबल करना है तो मैं किस तरीके से लेबल करूंगा, मैं आपको वन बाय वन सभी फोर्सेस बनाकर बताता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास जो पहली फोर्स है मैंने उसके साथ लिख दिया ए, आई होप आपको सबको विजिबल हो रहा है सब कुछ। तो सबसे पहली जो फोर्स है यानी दिस फोर्स, अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, सपोज मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 12 न्यूटन, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 3 न्यूटन और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 5 न्यूटन और लास्ट में वैल्यू है 6 न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स का नाम लूंगा तो उसका फोर्स का नाम क्या होगा, देखो इस फोर्स के जो डाउनवर्ड में लिखा हुआ है ए और अपवर्ड में लिखा हुआ है बी, तो इस फोर्स का नाम होगा ए बी फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन। ठीक है। अगर बात करूं मैं 3 न्यूटन फोर्स की तो इसका नाम क्या होगा, बी सी। ठीक है। तो जो फोर्स है उसके राइट और लेफ्ट में जो भी आपके पास नोटेशन अवेलेबल है उसको आपने इसकी जो है नोटेशन कंसिडर करनी है। यानी जो पहली फोर्स थी इसमें ए और बी था, ये कौन सी फोर्स होगी, ए बी फोर्स। ये जो दूसरी फोर्स है 3 न्यूटन, इसके लेफ्ट में क्या है सी और यहाँ पर है बी, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये है बी सी फोर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपके पास 5 न्यूटन फोर्स है, तो इसके देखो राइट डायरेक्शन में सी है और लेफ्ट में डी है, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, सी डी फोर्स। एंड लास्ट वन इज 6 न्यूटन, तो इसका नाम क्या होगा, डी ए फोर्स या ए डी फोर्स, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। तो बो नोटेशन में आप इस वे में कंसिडर करते हो इनको। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बो नोटेशन है वो कैसे होती है। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए भी था वेक्टर में, जैसे यहाँ पर हमने ओ ए रखा था नाम इसका, ओ टी ओ सी ओ डी, बल्कि बो नोटेशन में क्या होता है, जो फोर्स के नाम है वो हम उसके लेफ्ट और राइट में जो नोटेशन लिखी होती है उसके हेल्प से बोलते हैं। तो जो 12 न्यूटन फोर्स है आपकी, उसका नाम क्या होगा, ए बी फोर्स। जो आपकी 3 न्यूटन फोर्स है उसका देखो यहाँ पर बी और सी है, तो इसका नाम होगा बी सी। और जो 5 न्यूटन है इसके देखो राइट में सी है लेफ्ट में डी है, इसका नाम क्या होगा, सी डी। और जो नेक्स्ट वन है आपके पास इसके लेफ्ट में ए है और राइट में डी है, तो आप इसको फोर्स को डी ए फोर्स। ठीक है। तो इन दोनों तरीकों से आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने जो है बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की है। तो थैंक यू वेरी मच। लास्ट 60 सेकंड लेफ्ट है, तो यहाँ तक आपका जो है जो कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर का टॉपिक लास्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। So in next class, we will start from next topic, that is effect of force. Thank you very much.